BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ इरम अब्बासी। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद असातिज़ा को असलहे की तरबियत, एक हाथ में किताब और दूसरे में हथियार, क्या यही हल है? टीचर्स के पास तो किसी तौर पे भी वेपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर जो है वो स्टूडेंट और टीचर का एक रिश्ता है और उसका एक वो रोल मॉडल होता है। जीन्स की खराबी से पैदा होने वाली बीमारियों के मुकाबले के लिए अद्वियात पर तहकीक का आगाज। और देखिएगा कि इंडिया के एक गांव के दर्जी ने 10 साल मेहनत करके अपना कौन सा ख्वाब पूरा किया। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर तालिबान के हमले में 150 के करीब बच्चों की हलाकत के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर तालीमी इदारों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए शदीद दबाव है। PTI की सूबाई हुकूमत ने इस मसले का हल निकालते हुए असातिज़ा को ज़रूरत पड़ने पर मुसल्लह स्कूल आने की इजाज़त दी है। इस फैसले पर कई हलकों की जानिब से तनकीद हो रही है। इससे तालीमी माहौल पर क्या असर पड़ेगा, इसी का जायजा लिया है पेशावर से नामा निगार रिफतुल्लाह औरकज़ई ने। बाय नंबर शुरू। इकबाल खान एक सरकारी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के उस्ताद हैं। बुनियादी तौर पर उनका काम बच्चों को जिस्मानी वर्जिश कराना है, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद उन्हें स्कूल की सिक्योरिटी के फराइज भी सौंप दिए गए हैं। अब वो न सिर्फ खुद मुसल्लह होते हैं बल्कि स्कूल के दीगर मुसल्लह अफराद पर भी नजर रखते हैं। हमें हमारे हाथ में कलम होना चाहिए था, अब हमारे हाथ में वेपन आ गए, लेकिन ये सब कुछ हम इन बच्चों की खातिर कर रहे हैं। हमारे भी बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं, एक हमारे कौम का मुस्तकबिल है। इनके लिए इंशाअल्लाह जो भी करना पड़ा हम करेंगे। 16 दिसंबर के वाक़या ने जिस तरह हुक्मरानों को सबसे ज़्यादा तालीमी इदारों की सिक्योरिटी पर तवज्जो देने पर मजबूर किया, वहाँ इसके नतीजे में अब बेशतर स्कूल किलों में तब्दील किए जा रहे हैं। ताहम बाज़ लोगों के ख्याल में अरबाब इख्तियार ये बोल रहे हैं कि असातिज़ा या दीगर अमले को असलहा थमाने से तालीमी माहौल पर भी मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल हमले के बाद से अब हर बड़े निजी और सरकारी तालीमी इदारे में सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये तलबा अब बंदूकों के साए तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ताहम अक्सर असातिज़ा ने स्कूलों के अंदर असलहा लाने के फैसले को यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया है। टीचर्स के पास तो किसी तौर पे भी वेपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर जो है और स्टूडेंट और टीचर का एक रिश्ता है और उसका एक वो रोल मॉडल होता है। अगर वो पिस्टल लेके घूमता है तो वो उसके बारे में तो स्टूडेंट क्या सोचेगा कि मेरा रोल मॉडल पिस्टल लेके घूमता है, तो कल मैं भी अगर पिस्टल लेके घूमूं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पेशावर में अब पुलिस ने ख़वातीन असातिज़ा को भी हथियार चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी है। ताहम हुकूमत का कहना है कि असातिज़ा के लिए हथियार लाना लाजमी नहीं। टीचर्स का काम पढ़ाना है, बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। हम उनको चौकीदारों को उनको असला चाहिए होगा असला देंगे। हम टीचर्स को बिल्कुल इस चीज़ पे मजबूर नहीं करते कि वो असला लेके आए। टीचर काबीना ने कहा था कि अगर कोई अपनी मर्जी से लाना चाहे तो और बात है, लेकिन हमने किसी को कोई इंस्ट्रक्शन इशू नहीं की। बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि स्कूलों की सिक्योरिटी एक हद तक बढ़ानी चाहिए, लेकिन असल मसला स्कूलों की इमारती नहीं इंतहा पसंदी है। इसके खात्मे के लिए इक़दामात की ज़्यादा ज़रूरत है। रिफतुल्लाह औरकज़ई, BBC न्यूज़, पेशावर। KPK में असातिज़ा को असलहे की तरबियत, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन क़ुव्वतों या तंजीमों से बचने के लिए ये सब किया जा रहा है, उनके क्या अहदाफ हैं, वो इस तरह की तैयारियों को कैसे देख रहे होंगे। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी समी यूसुफ़ज़ई। सरबीन में खुशामदीद। समी, सबसे पहले मुझे यही बताइएगा, क्योंकि आपकी नज़र है इंतहा पसंदी के मौज़ूआत पर, तो स्कूलों पर हमला, ख़ास तौर पर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला कितना अहम है? देखिए, हम तो एक हद तक थे कि तालिबान के कुछ अहदाफ थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उनके बच्चे पढ़ रहे थे, और इसके बाद एक पूरी पाकिस्तानी नेशन में एक पैनिक पैदा हो गई, और शायद तालिबान के जहन में जो था वही अहदाफ मेरे ख़्याल में हासिल नहीं हो गई। और एक अटैक के बाद पूरी रीजन में जहाँ पर कुछ हमदर्दियत थी तालिबान के लिए वो अक्सर ख़त्म हो गई। अब वो मेरे ख़्याल में जहाँ अफ़गानिस्तान के तालिबान हो, पाकिस्तान के तालिबान हो, लोगों में एक जो हमदर्दी थे वो नफ़रत में बदल गई। मेरा ख़्याल नहीं कि इसके बाद पाकिस्तानी तालिबान या अफ़गानी तालिबान तो पहले से भी इसमें ख़ासी खामोशी तो कोई इस तरह ब्लेंडर अटैक करेंगे।
صحیح، یہ تو چلے رد عمل ہو گیا پاکستانیوں کا، آپ کے خیال میں خود انتہا پسند حلقے جو ہے ان میں کیا بحث چل رہی ہے؟ دیکھیں میرے پچھلے ہفتے کچھ لوگوں سے بات ہو گئی جو کہ افغانی طالبان تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس اٹیک کے بعد ایک بہت جو منفی ریاکشن آیا وہ سارے عوام کی طرف سے آیا، جو اب ہر بندہ جو پہلے سمپتھائز تھا یا طالبان سے کچھ ہمدردی تھا یا وہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ افغانستان میں جہاد کرے، وہ اکثر تبدیل ہو گئی۔ اب میرے خیال میں یہ لوگوں کے یہی موقع پہ کہ یہ جو غلطی کی گئی اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہیے۔ اگر اس طرح کچھ اور اٹیک ہو گئی تو لوگ دوبارہ جس طرح ابھی اسکول کے ٹیچر کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، شاید ایک ٹوٹل پبلک اپرائزنگ طالبان کے خلاف ہر جگہ پر شروع ہو جائے۔ پاکستانی ریاست ویسے تو بظاہر لگتا ہے کہ کسی بھی شہری کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے، تو عمران خان کی حکومت کی یہ پالیسی کہ ہتھیار تھما دو تمام شہریوں کو، جب پہلے ہی پاکستان میں اسلحہ اتنا عام ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ایک عجیب و غریب فیصلے ہو رہی ہے، اس پہ سے لے کے نہ کوئی لاجک نظر آ رہا ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی کی کوئی اس طرح یہ ہے کہ اس طرح آنے سے اب ہم خدا نہ خواستہ اب دوبارہ اسکول کے بچوں کو ایک ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ شاید کچھ لوگ طالبان کے شاید یا کچھ اور لوگ اسکول پر اس لیے اٹیک کرے کہ ان کا اسلحہ چھین لے۔ پہلے تو وہ شاید یہ بھی کرے کہ یہاں پر تو اسلحے کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو پالیسی ہے جو بناتے ہیں اس کو کچھ ویژن اس کے پیچھے نہیں ہوتے۔ ایک پالیسی بناتا ہے، اب بچے اسکول میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اب ان کے سامنے میز پر ٹیبل پر اسلحہ پڑا ہو۔ پہلے سے ہم کوشش کریں کہ اپنے تعلیمی اداروں کو اسلحے سے دور رکھیں، اب خود اپنا اسلحہ لوگوں کو دکھا رہے تو ان بچوں کے ذہن میں کیا گزریں گے۔ سمیع یوسف زئی، بہت بہت شکریہ۔ اور اب دیگر عالمی خبروں پر ایک نظر۔ ملیشیا کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ملیشیا ایئر لائن کی پرواز MH370 کا غائب ہو جانا ایک حادثہ تھا اور اس میں کوئی بھی مسافر زندہ نہیں بچا۔ 8 مارچ 2014 کو چین کے دارالحکومت بیجنگ جاتے ہوئے اس پرواز کا رابطہ کنٹرول روم سے منقطع ہو گیا تھا۔ جاپانی حکام اس نئے پیغام کی تصدیق کر رہے ہیں جس میں دولت اسلامیہ نے اپنی قید میں ایک جاپانی صحافی کے ذریعے اردن کے ایک پائلٹ کو مارنے کی دھمکی دی ہے۔ ویڈیو میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اردن اپنے پائلٹ کی عوض اردن میں سزائے موت پانے والی ایک عراقی شدت پسند خاتون کو رہا کریں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اسپاٹ فکسنگ کے الزام میں پابندی کا شکار پاکستانی فاسٹ بولر محمد عامر کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ ICC نے محمد عامر پر سن 2010 میں 5 برس کی پابندی لگائی تھی جو رواں برس 2 ستمبر کو ختم ہونی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں پاکستانی شائقین کیا کہتے ہیں۔ اس سے غلطی ہوئی تھی، پیچھے اس کو کافی دیر کرکٹ سے باہر رکھا گیا ہے، تو اس کی میرے خیال سے اتنی سزا کافی ہے۔ اس میں کافی ٹیلنٹ اور کرکٹ باقی ہے تو اس کو چاہیے، اجازت ملنی چاہیے۔ محمد عامر ایک بار پھر آئے اور باقی جتنے بھی خاص طور پہ انڈیا والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ محمد عامر واپس آ گیا ہے اور اس کی محمد عامر کی ہماری ٹیم میں بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے۔ اس کو کھیلنا چاہیے، اجازت مل گئی ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ عمل تو یہی ہے کہ اگر اجازت ملے گی تو اچھی بات ہے، پاکستان کے لیے فیوچر میں اچھا ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو اپنا آپ بھی چینج کرنا پڑے گا کہ دوبارہ وہ ان چیزوں پہ چلا جائے گا، بکیوں کے ہاتھ لگ جائے گا تو اس کو پھر پرابلم کا سامنا ہوگا۔ آج سے 15 سال قبل ہیومن جینوم نامی پروجیکٹ شروع ہوا تھا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد متاثرہ انسانی جینس کو جسم سے علیحدہ کر کے اس پر تحقیق اور نئی دوائیوں کا پتہ لگانا تھا، لیکن 15 سال تک اس تحقیق میں کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی۔ تاہم اب ایک فارماسیوٹیکل کمپنی نے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پلاب کوش کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ سن 2000 میں ہیومن جینوم پروجیکٹ سے دنیا بھر کو بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ اس نئی تحقیق کے بعد ہمیں انسانی بیماریوں کے علاج کے لیے زبردست صلاحیت حاصل ہو جائے گی۔ میڈیکل سائنس کی دنیا میں یہ ایک بڑا انقلاب ہے، یہ تو اینٹی بایوٹک سے بھی بڑی ایجاد ہے۔ لیکن 15 سال بعد اس پروجیکٹ میں کچھ زیادہ پیش رفت نہیں ہو پائی۔ تاہم اب دنیا بھر میں دوائیاں بنانے والی ایک مایہ ناز کمپنی کا کہنا ہے کہ ہیومن جینوم پروجیکٹ نے جن دوائیوں کا وعدہ کیا تھا اب وہ اسے یقینی بنا سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ درخت کی یہ شاخ انسانی DNA ہے اور اس کے پتے انفرادی جینز ہیں۔ بیماریوں کے دوران ان میں سے کچھ جینز متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کا مقصد ایسے جینز کو جسم سے الگ کر کے ان پر مختلف دوائیاں استعمال کرنا ہے۔ حال ہی میں محققوں نے ایسے مالیکیول بنائے ہیں جو کہ متاثرہ جینز کو جسم سے الگ کر سکتے ہیں، اور یہ ٹیکنیک سستی اور برق رفتار ہے۔ متاثرہ جینز کو
जिस्म से अलग करने के लिए इतनी बड़ी सतह पर पहली बार इतना काम हो रहा है। इसका मकसद इन दवाइयों का पता लगाना है जो कि इन जीन्स पर असरअंदाज बीमारियों का खात्मा कर सकें और आम लोगों को बआसानी मैसर हो सकें। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा अफगानिस्तान में गैर मुल्की इमदाद की बंदिश आम अफगान शहरी पर किस तरह असरअंदाज हो रही है, और देखिएगा कि भारत के इस गांव के लोग किस चीज़ की एक झलक देखने को बेताब हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ इरम अब्बासी। अफगान सदर अशरफ गनी को अपना ओहदा संभाले 4 माह का अरसा गुजर गया है, लेकिन अब तक काबीना के सिर्फ 1/3 अरकान की मंजूरी दी जा सकी है। अफगानिस्तान से बैनुल-अक़वामी अफवाज के इनखला और इस गैर यकीनी सियासी सूरत हाल ने अफगान मईशत पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब किए हैं। डेविड लोइन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आदिल शाहज़ेब। काबुल में सुबह का वक्त है। मट्टी के छोटे से कमरे में इकट्ठे रहने वाले ये 10 मजदूर काम की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। सर्दी में निकलने से पहले रोटियां और चाय इनका नाश्ता है। हर सुबह इन्हें काम मिलने की तवक्को कम लेकिन उम्मीद ज़रूर होती है। अगर इन्हें काम मिल भी जाए तो इनकी उजरत सिर्फ $4 के बराबर होती है। घर वाले चाहते हैं कि मैं घर आ जाऊं, मगर मेरे पास तो बस का किराया भी नहीं। काबीना की अदम तश्कील से ताजिरों का एतमाद भी मजरूह हुआ है। कारोबारी तबके को एक ऐसा माहौल चाहिए होता है जिसमें मजबूत हुकूमत हो और कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद। इस सब के बगैर मार्केट इकोनॉमी नहीं चल सकती। बदकिस्मती से अफगानिस्तान में ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारी मईशत मसनूई है जो कि बैनुल-अक़वामी इमदाद पर चल रही है। सदर गनी ने मिस्टर हफीजी से दरख्वास्त की थी कि वो तुर्कमानिस्तान से तेल और गैस के मुआहदे पर मुज़ाकरात करने वाले वफ्द की सरबराही करें, लेकिन आखिर में वो वफ्द में शामिल बिजनेस रहनुमाओं को बगैर बताए अकेले ही चले गए, जिससे ऐसे लोग नाराज़ हो गए जो कि अफगान मईशत को सुधारने में हुकूमत की मदद कर सकते थे। ये ट्रक खाली खड़े हैं। तामीराती और तिजारती शोबों में कुछ खास नहीं हो रहा। गैर मुल्की इमदाद भी पहले जैसी नहीं रही। ड्राइवर अब्दुल हमान और जर गुलाब के मुताबिक इन पर इतना मुश्किल वक्त पहले कभी नहीं आया। इसे कहते हैं मईशत का पहिया जाम होना। बैनुल-अक़वामी अफवाज के इनखला के बायस लाखों अफगान बेरोजगार हुए हैं। इसी तरह गैर यकीनी सियासी सूरत हाल कारोबारी तबके के एतमाद के खात्मे का बायस बनी है। ये अफगान मजदूर बगैर काम के वापस लौट आए हैं। ये सूरत हाल सिर्फ तालिबान को ही फ़ायदा पहुंचा सकती है। इस वक्त हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आप जिन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं उनमें पंजाब के साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर के इस्तीफ़े की खबर सर फहरिस्त है। इसके अलावा अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह का इसराइल के नाम मज़ीद तशद्दुद न करने की पैगाम की खबर भी आप बहुत पढ़ रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में फ्रिज कोई नायाब शय नहीं, हर घर में होता है, लेकिन दुनिया के कई मुल्कों में अब भी ऐसे लोग हैं जिनके लिए फ्रिज ख़रीदना एक ख्वाब से कम नहीं। अमीरों की दुनिया के सिलसिले के एक प्रोग्राम के लिए BBC ने भारत के शहर कोलकाता के करीब एक सफ़र किया, जहाँ एक दर्जी ने 10 साल की बचत के बाद अपना ये ख्वाब पूरा किया। तफसील के साथ फराज हाशमी। संतोष चौधरी से मिलिए। वो अपने झोपड़े में काम में जुटे हुए हैं। उनका झोपड़ा उनका घर भी है और काम की जगह भी। ये गांव का सबसे खस्ता हाल झोपड़ा है जिसकी छत भी नहीं। सिलाई काज करी पार्ट टाइम में। मैं दर्जी हूँ। कभी कभी मैं फैक्ट्री में मजदूरी भी करता हूँ। जब मुझे काम मिलता है तो कुछ पैसे हाथ आ जाते हैं। मैं दिन में $3 से $4 कमा लेता हूँ। काज कर ले पैसा। ये एक दुश्वार जिंदगी है। उनकी बीवी को हर रोज़ ताज़ा खाना पकाना पड़ता है क्योंकि बचा हुआ खाना रखने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं। संतोष हमेशा से अपनी बीवी की ज़िंदगी आसान बनाना चाहते हैं।
বছর 10 আগে থেকে ভাবনা চিন্তা করে কিছু কিছু मैं 10 साल से फ्रिज खरीदने का ख्वाब देख रहा हूँ। हर माह बचत करता हूँ। अब मेरे पास इतनी बचत हो गई है कि मैं फ्रिज खरीद सकूँ। ये अच्छा मौका है। मौसमी सरमा की सेल का आखिरी हफ्ता चल रहा है और कीमतें काफ़ी पुरकशिश हैं। হ্যাঁ এরকম একটা লাগ দিয়ে ये मुश्किल फैसला है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे वो फ्रिज लेना चाहिए जो बिजली कम खर्च करता हो। अगर आप गांव में रहते हैं तो ये सबसे मुनासिब है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। सब बेताब हैं। सब लोग एक झलक देखना चाहते हैं। पूरे गांव में फ्रिज खरीदने वाला चौधरियों का पहला घर है। ये बड़ा शुभ लम्हा है। इस मौके पर भगवान की आशीर्वाद और फ्रिज की खुशी में दुआया तकरीब ज़रूरी है। অনেক দিন ধরে ইচ্ছা ছিল ফ্রিজ কেনা। मैं बहुत खुश हूँ। हम कई सालों से ये ख्वाब देख रहे थे। बहुत से गांव वाले भी अपना खाना हमारे फ्रिज में रखवाना चाहते हैं। मैं गर्मियों का इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं इसका ठंडा पानी पीऊँगी। संतोष ने अपनी बीवी से किया हुआ वादा पूरा किया और अपनी बीवी को खुश कर दिया। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सरबीन का अहम मौजू था पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर तालिबान के हमले में 150 से करीब बच्चों की हलाकत के बाद हुकूमत पर तालीमी इदारों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए शदीद दबाव और खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में असातिज़ा को असलहे की तरबियत। और आइए अब देखते हैं कि फेसबुक सफ़ात पर आप हमारे इस मौजू पर क्या कह रहे हैं। नुमान खान लिखते हैं कि अगर असातिज़ा नहीं सिक्योरिटी संभालनी है तो 7 लाख फ़ौज जो बजट का 40% खाती है उसका क्या काम। मोहम्मद नवाज मलिक ईसा खेल से कहते हैं कि हम भी अजीब कौम हैं, जिन हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए उनमें हथियार पकड़ा दिए। वाह क्या पॉलिसी है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @इरम-अब्बासी। इसी के साथ ही सरबीन अख्ताम को पहुंचा। इरम अब्बासी को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक ट्विटर हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।